हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एडीएस पीडीएस की प्रिपरेशन सीरीज कर रहे हैं, इसमें सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहा तो आप इसको दोबारा आइएगा और उसको डिसलाइक कर दीजिएगा। आई गारंटीड यू इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट मेथड ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैगर्स। सेकंड है सेफ्टी फीचर्स इन डिजाइन ऑफ स्टेयरवेज, फिक्स्ड बैरियर गार्ड एंड डाई इंक्लोजर गार्ड। ये 4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे, क्योंकि सेफ्टी इंजीनियरिंग फर्स्ट का पेपर में आएगा। आपके क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्राइब इंस्पेक्शन एंड टेस्ट मेथड ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। लिफ्टिंग टूल्स के बारे में छोटा सा जानकारी देना है। फर्स्ट में आपको देना पड़ेगा कि लिफ्टिंग टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं काम लिफ्टिंग ऑपरेशंस के दौरान। लिफ्टिंग टूल्स का काम जो है क्रेन्स और जो ऑब्जेक्ट है जिसको उठा रहे हैं, तो उसके बीच में ही अटैचमेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इसकी सही जानकारी से एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया सकता है ना। यदि गलत जानकारी हो तो एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट किया सकता है ना। तो इसमें हमेशा जब भी आंसर देंगे ये फैक्ट्री एक्ट का रेफरेंस जरूर देंगे, है ना। हम लिखेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार सेक्शन 29 में जो दिया गया, ऑल लिफ्टिंग गियर शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन एटलीस्ट बाय ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और सच इंटरवल एज द चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा कोई अलग इंटरवल डिसाइड किया गया है किसी स्पेसिफिक टूल्स के लिए, किसी मशीन्स के लिए या कोई क्रेन के लिए, तो वो आपको उनके अनुसार आपको ये इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसके में एग्जांपल हम अगर देते हैं तो इसमें हम लोग वायर ऑफ एग्जांपल के आंसर में ये दे सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ यूज़ करते करते वीक हो सकती है, ख़राब हो सकता है, तो उसमें क्या कमियाँ आ गई है उसको चेक करना है ना। तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। एक तो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा ईयरली इंस्पेक्ट होगा, बट हम जब यूज़ करते हैं, यूज़ करने के दौरान भी हमको इंस्पेक्शन करना है। यदि ये इंस्पेक्शन के दौरान यदि कोई भी कमी पाई जाती है तो उसको डिस्पोज कर देना। तो इसमें पहला है मिसिंग सीलिंग आइडेंटिफिकेशन। यदि सीलिंग का आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं है, सीलिंग का आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या टैग में क्या क्या होता है, टैग में मैन्युफैक्चरर का नाम होगा, उसका सेफ वर्किंग लोड होगा, इसका यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये 3 चीज़ होनी चाहिए इसमें। ब्रोकन वायर सीलिंग में यूज़ करने के दौरान वायर्स टूट जाते हैं ना, तो कितना परसेंट एक्सेप्टेबल होता है? 10% से कम अगर वायर डैमेज है तो एक्सेप्टेबल होता है। 10% से ज़्यादा अगर वायर टूट चुके हैं तो वो सीलिंग रिजेक्टेड कहलाएगी। उसके बाद है डिटोरेशन। किस प्रकार डिटोरेशन? किंकिंग, क्रशिंग, ब्रिकेज और एनी अदर डैमेज डिटोरेट द रोप स्ट्रक्चर। यदि रोप स्ट्रक्चर में इस प्रकार किसी प्रकार का कोई डैमेज है तो वो भी रिजेक्टेड कैटेगरी में आएगा। हीट डैमेज, गर्मी के कारण किसी गर्म मटेरियल या वेल्डिंग कटिंग के दौरान ये सीलिंग अगर नज़दीक रखी गई थी और उसके कारण ये डैमेज हो गई है, तो इस प्रकार के डैमेज को हीट डैमेज कहेंगे और इस प्रकार के डैमेज वाली सीलिंग्स को भी रिजेक्टेड कैटेगरी में डाला जाता है। डैमेज एंड अटैचमेंट, जो सीलिंग के जो आई है जहाँ पे दोनों वायर जुड़ के एक आई बनाता है, क्रिम्प किया जाता है, इस प्रकार क्रैक अगर ऑब्जर्व होता है। उसके बाद है कोरोजन, यदि जंग लग जा रहा है सीलिंग में, रिजेक्टेड कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है किंक, गलत तरीके से उपयोग करने के कारण किंक्स मेनली आते हैं, है ना। तो किंक अगर इस प्रकार का है, कोई गांठ है इस प्रकार से, अगर वायर जो मुड़ के ऐसा इस शेप में आ जा रहा है, तो ये सारे किंक के एग्जाम्पल है ना। तो ये किंक वाली कंडीशन वाले वायरों भी हमको रिजेक्टेड में कर देना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक, सेफ्टी फीचर इन डिज़ाइन ऑफ स्टेयरवेज। स्टेयरवेज में क्या क्या सेफ्टी फीचर होते हैं, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन करते बताना है। स्टेयरवेज द कॉमन सरफेस है वर्क प्लेस का, सीरियस इंजरीज होती है, मे बी फैटल भी जाते हैं, स्लिप ट्रिप फॉल के हजार्ड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेयरवे डिजाइन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले स्टेयरवे थ्रेड। स्टेयरवे थ्रेड मतलब जहाँ पे आप पाँव रख रहे हैं ना, वो कदम के जो साइज़ है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 270 mm, और अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है ना, हाँ, तो वो 300 mm उसका चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नोजिंग, वो थोड़ा सा पार्ट जो कि बाहर की तरफ निकला रहता है स्टेप का, वो नोजिंग 16 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे रेजर। रेजर में एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में जो हाइट है वो, तो रेजर जो हाइट है वो आपका पब्लिक बिल्डिंग्स में 150 mm, और यदि कोई कमर्शियल फैक्ट्रीज की जो बिल्डिंग्स हैं उन सब में आपको 190 mm तक
रेजर की हाइट रखी जाती है, स्टैंडर्ड हाइट, ठीक है। इसके बाद स्टेयरवे की लैंडिंग, जहाँ स्टेयरवे की लैंडिंग इसलिए दी जाता है कि आदमी जब चढ़ता है तो फिजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए, लगातार सीधा ऊपर चढ़ता जाएगा तो थक जाएगा, बीच बीच में इसको रेस्ट देने के लिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, 48 इंचेस, ठीक है, तक मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्टेयरवे की विड्थ निर्भर करता है कि कितने लोगों के हिसाब से वो बिल्डिंग डिज़ाइन की गई। यदि वो एक व्यक्ति के घर के लिए डिज़ाइन की गई है आने जाने के हिसाब से, तो उसकी चौड़ाई 44 इंच होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा 2 लोग के लिए 49 होने चाहिए। यदि उससे ज़्यादा है तो 60 और 74 तक रिकमेंड की जाती है जैस पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हैंडल स्टेयरवे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैंडल का काम ये होता है कि हैंडल क्या करता है, जो फिजिकल स्ट्रेस को भी ये भी कम करता है ना, जब आदमी चढ़ता है तो उसको कम जोर लगाना पड़े चढ़ते समय, तो ये उस चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेयरवेज में हैंडल के डिज़ाइन में ही ध्यान रखना है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जहाँ पे फ्री फॉलिंग एरिया होता है वहाँ पे, है ना। इसका जो शेप है राउंड शेप का हैंडल होना चाहिए टॉप में, जो कि अच्छा ग्रिप प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद आपका हैंडल की हाइट 1 मीटर होनी चाहिए। स्लिप रेजिस्टेंस वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे नोज़ होता है, नोज़ की टॉप में लगभग। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पैर स्लिप होने की संभावना होती है, या फिर एक ग्रूव काट दिया जाता है, या फिर एक एंटी स्किड प्लेट या स्ट्रिप लगा दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि पैर जो है जब पड़ता है तो वहाँ पर स्लिप होकर आदमी नीचे की तरफ नहीं गिरता है ना। तो ये एक स्लिप रेजिस्टेंस का ध्यान दिया जाता है। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर का स्टेयरवे डिज़ाइन के अंदर। इल्यूमिनेशन का भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे भी आपका स्टेयरवे हो वहाँ पे इल्यूमिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है फिक्स्ड बैरियर गार्ड और डाई क्लोजर गार्ड के एडवांटेजेस को लेकर। तो फिक्स्ड बैरियर गार्ड क्या होता है? फिक्स्ड बैरियर गार्ड इज अ पार्ट ऑफ द मशीन दैट गारंटी प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ द फिजिकल बैरियर, है ना। द गार्ड में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, किस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आपका बैरियर हो सकता है, फेंसिंग हो सकता है, किसी रोटेटिंग पार्ट से कवर हो सकता है ना, जो कि उस मशीन से फिक्स्ड है, वेल्डेड है, या फिर किसी नट बोल्ट से इसको स्क्रूड करके टाइट करके रखा गया है ना। तो इसका फायदा क्या है, मैं आसानी से आदमी उसमें एक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है उसके अंदर। अच्छा, इसको खोलने के लिए कोई ना कोई आपको टूल्स रिक्वायर्ड होता है, आसानी से ये रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर द वर्कर है ये, ठीक है। उसके बाद डाइंग क्लोजर गार्ड को हम इस एग्जाम्पल जो वीडियो में चल रहा है उससे समझेंगे, है ना। एंड द बैरियर गार्ड इज मूव असाइड, जब जो बैरियर गार्ड को हटाया जा रहा है ना, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो उस दौरान नॉर्मल प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए इंटरलॉक गार्ड के रूप में ये डाइंग क्लोजर गार्ड का भी उपयोग किया था। इसका डाइंग क्लोजर गार्ड का ये फायदा है कि जब आप ऑपरेशन करते हैं उस समय ये कवर कर देता है, और जब कोई पीस या कोई मेटल पार्ट या कुछ इंसर्ट करना है उस मशीन के अंदर उस समय ये ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तो इस प्रकार से डिजाइन होता है कि ये आपस में इंटरलॉक हो जाता है और वो बंद हो जाता है, उसका ऑपरेशन होने नहीं देता मशीन का, है ना। इसके फायदे, इसके जो एडवांटेजेस, आसानी से वर्कर काम कर सकता है ना, इंक्रीज प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है आपका, और तो ये इसका एडवांटेज है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन, मानवीय गलती होने की संभावना कम रहती है इसमें। चलिए, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सजेस्ट इसमें और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, और आपके कुछ आइडियाज़ जो कि मैं और शेयर कर सकूं, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता सकूं जो आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं से, आप प्लीज़ कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।